गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों को। आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर क्लास 9th का है और उस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर भले ही क्लास 9th का है लेकिन ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेस है साइंस का ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के बिना साइंस हमको समझ में नहीं आएगी, चाहे हम फिजिक्स की बात करें चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें। ठीक, और इस चैप्टर के अंदर से ही हमको बताया गया है कि एटम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिना एटम के तो कोई भी सबस्टेंस या कोई मॉलिक्यूल बनना संभव ही नहीं है। ये अगर आपके स्कूल क्लोज हैं, स्कूल बंद हैं तो घर से बाहर मत निकलिए, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एटम जो वर्ड है इसको पहले नाम परमाणु दिया गया था और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के एक वैज्ञानिक जिनको महर्षि कणाद बोलते हैं उनकी एक बुक है, उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। हमारा पूरा जो हिंदू धर्म है वो 6 दर्शनों पर टिका हुआ है और उनमें से एक विशेष दर्शन है, उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के अंदर पूरी फिजिक्स की बात की गई है। केवल इस पार्ट की नहीं, जितनी भौतिक विज्ञान है उस पूरे की बात इस वैशेषिक दर्शन में की गई है। तो महर्षि कणाद ने बताया कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी वो टूटना बंद हो जाएगा और उस स्टेज पर हमको उसका जो सबसे लास्ट वाला जो पार्टिकल मिलेगा उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परम प्लस अणु, मतलब उससे बड़ा उससे छोटा कोई अणु नहीं हो सकता। इसी टाइम पर सेम टाइम पर ग्रीक के भी कुछ फिलोसोफर थे, उन्होंने भी सेम फिलोसॉफी दी थी। उनका नाम था डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस। इन दोनों ने भी सेम बात बताई थी कि हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो फर्दर उसका ब्रेक बंद हो जाएगा और टूटना बंद हो जाएगा, लेकिन इन्होंने उसको नाम दिया एटम। तो एटम तो चल गया लेकिन परमाणु नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम जो साइंस पढ़ रहे हैं ये पूरी की पूरी ब्रिटिश काल में लिखी गई थी और वहाँ से लॉर्ड मैकाले की पद्धति से हम पढ़ते हैं तो लॉर्ड मैकाले ने महर्षि कणाद को साइड कर दिया और एटम को ऊपर कर दिया। ठीक, लेकिन बाद में जब ये एनसीईआरटी की बुक वगैरह आई तो उन्होंने देखा कि इनसे पहले तो हमारे महर्षि कणाद बता चुके थे इस बात को, तो उन्होंने महर्षि कणाद का जिक्र उसमें बुक में किया है, इसलिए इसका नाम एटम रखा गया है। अगर ये साइंस भारत की चल रही होती तो इसका नाम परमाणु रख दिया जाता। चलिए, लेकिन इसके अंदर विशेष बात क्या है इन दोनों की थ्योरी में कि इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं किया था। ये केवल इनकी थ्योरी थी, ये केवल इनकी फिलॉसफी थी, या हम बोल सकते हैं इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। एक्सपेरिमेंट हुआ 18th सेंचुरी में जाकर, उससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर। तो लेवोजियर को मॉडर्न साइंस का फादर माना जाता है। तो लेवोजियर ने 2 लॉ दिए और 2 लॉ केमिकल प्रोपोर्शन के थे। उसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा जहाँ भी वर्ड ये कंजर्वेशन आ जाता है ना तो कंजर्वेशन में हमेशा 2 वर्ड आएंगे, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, नाइदर और नॉर। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना होगा, मैं आपको 1 मिनट में दोनों याद करवा दूंगा। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, उसके अंदर क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम यहाँ पर है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। समझ में आया? दोनों सेम है, लेकिन कहाँ पर, इन्हें केमिकल इक्वेशन, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन जोड़ना है। तो इन्हें केमिकल इक्वेशन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को न तो हम बना सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बस उसके फेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हमने की, जैसे H2O है वाटर और इसको हमने H2+O में कन्वर्ट कर दिया, तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास आफ्टर द रिएक्शन होगा। ये इस फर्स्ट लॉ का मतलब है। सेकंड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है, कैसे इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ सेकंड वाले का। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसका मास कितना है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा। ठीक है, अब ये वाटर 1:8 है, चाहे ये 1 लीटर वाटर हो तो भी रेशियो 1:8 रहेगा और चाहे ये 10 लीटर वाटर हो तो भी रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा।
ये हमारा सेकंड लॉ बोलता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब जिनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे क्वांटिटी कितनी भी कम या ज़्यादा हो जाए, चाहे मास कितना भी कम या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट्स लिखना है फर्स्ट लॉ का, इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड वाले जो लॉ है इसका स्टेटमेंट इस तरह से होगा, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसका मास कितना भी कम या ज़्यादा हो जाए, उनका रेशियो आपस में कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है जॉन डाल्टन की थ्योरी। जॉन डाल्टन की थ्योरी आजकल कम पूछी जाती है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे वाली चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी पर। जॉन डाल्टन इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस को दे दी। इनका लाइफ का पूरा समय किस में गया? साइंस की रिसर्च में और टीचिंग में। मात्र 12 वर्ष की आयु में ये पढ़ाने लग गए थे, इनके घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कुल मिला के 6 पॉइंट अपनी थ्योरी में दिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे आसपास मैटर होते हैं वो एक टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जिसको उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, एटम इनसे पहले नाम आ गया था, इन्होंने भी उसको एटम ही बोला था। ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक, सेकंड इनका जो पॉइंट था, इन्होंने बताया एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को न बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और थर्ड पॉइंट इनका ये था कि एटम का जो साइज होता है और जो मास होता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का साइज और मास क्या रहता है? स्पेसिफिक रहता है, वो किसी दूसरे एटम के साइज और मास से मैच नहीं करेगा। मास एंड साइज ऑफ एनी एलिमेंट इज आइडेंटिकल। इसका मतलब ये है कि उसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन का कोई एटम है, वो हाइड्रोजन का एटम पीरियोडिक टेबल के किसी भी अन्य एटम से मैच नहीं करेगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट था इनकी थ्योरी का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये फोर्थ पॉइंट समझाऊं, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है, मान लो उसका वजन 1 ग्राम है। ठीक है, तो अब इसके बराबर का एलिमेंट दूसरा कोई नहीं मिलेगा, या तो उसका वजन इससे कम होगा या उसके ज़्यादा होगा, मतलब ये आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, जितना वजन हाइड्रोजन के एलिमेंट का होगा उतना वजन किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। जितना मास हाइड्रोजन के एलिमेंट का रहेगा वो उसका आइडेंटिकल हो गया, दूसरा किसी का वो नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट इनकी थ्योरी का था, एटम्स कंबाइंड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू मेक कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं या एटम्स क्या करते हैं? कंबाइंस टूगेदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2-3 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अब क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइंस होंगे, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइंस होकर H2 बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं। तो आपस में ये कंबाइन होकर नए कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। छठवां पॉइंट इनकी थ्योरी का था, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर क्या होगा? जैसे H2O है,
तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हम बात करें, वाटर है हमारे पास वेल का, कुएं का पानी है, हमारे पास किसका है, हैंडपंप का पानी है, ठीक है, और हमारे पास आरओ का वाटर है। तो तीनों तरह के वाटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर H3 रेशियो होगा, इसके अंदर H2O2 होगा या इसके अंदर HO2 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर है तो उसका जो कंपाउंड है उसका केमिकल इक्वेशन हमेशा H2O ही रहेगा। ये जॉन डाल्टन की थ्योरी के कुछ मेन 6 पॉइंट थे और इनको हमको देखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है हमारा एटम्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, वो डिसाइड कैसे हुआ वो हम देखने वाले हैं अभी तुरंत। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में जो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एक इंस्पायरेबल इनकी स्टोरी है। ये बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और शुरुआत में इन्होंने पढ़ाने का काम किया। 12 साल की आयु में ये एक टीचर बन गए थे, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस तरह से फिर उन्होंने उसमें आगे बहुत सारी प्रोग्रेस की, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो जितने भी एलिमेंट्स साइंटिस्टों ने खोजे थे उनको एक स्पेसिफिक सिंबल देना शुरू किया। जैसे इन्होंने हाइड्रोजन को इस तरह से बताया, हाइड्रोजन ये हो गया, हाइड्रोजन H, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर क्या किया, केवल गोला कर दिया, ये ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से इन्होंने बताना शुरू किया, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को सिंबल देना पॉसिबल नहीं था और फिर उनको याद करना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने कुल 12 या 13 एलिमेंट्स के सिंबल दिए, बाकी के फिर वो आगे वो थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, जिनका नाम था, तो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि जो भी एलिमेंट का नाम है उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर को हम उसका नाम देंगे। ये आइडिया कहीं तक काम कर गया। इसके बाद एक कमेटी बनी, उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनियन बन गई। इस यूनियन ने फिर डिसाइड किया कि हम किस तरह से नाम रखेंगे। तो कुछ नाम तो बेटा एलिमेंट्स के रखे गए थे उनके प्लेस के आधार पर, कि वो जिस प्लेस पर एलिमेंट मिला उस प्लेस के आधार पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे कॉपर है, कॉपर एक साइप्रस नाम की जगह से मिला था, तो साइप्रस की वजह से इसका नाम कॉपर रख दिया गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कलर की वजह से रखे गए, जिनका जैसा कलर था। जैसे गोल्ड वर्ड है, हमने सुना होगा, गोल्ड सुना है, जिसके पीछे महिलाएं दीवानी रहती हैं, उनको बस गोल्ड चाहिए, ठीक है। तो गोल्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है येलो, क्योंकि गोल्ड जो मेटल है या एलिमेंट है उसका कलर येलो टाइप रहता है, तो इसलिए इसका नाम गोल्ड रख दिया गया। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम ऑरम होता है, AU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और 79 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जो थे वो उनके फर्स्ट 2 लेटर को लेकर लिए गए, या फर्स्ट पहला ही लेटर लेकर लिए गए, और कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके प्रोनाउंसिएशन पर रखे गए। जैसे जिंक है, इसका नाम है ZINC, लेकिन इसको वो लिखते हैं ZN से, क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिंक तो ZN का साउंड पहले आता है। ऐसी क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो स्पेलिंग होता है वो तो CHLORIN ही होती है, लेकिन इसका सिंबल है Cl क्योंकि बोलते हैं क्लोरीन, तो C के बाद तुरंत L आता है प्रोनाउंसिएशन में। तो इस तरह से इनके नाम रखे गए। बाकी का फिर इस कमेटी ने डिसाइड किया कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल एक लेटर रखना है तो वो कैपिटल लेटर रखा जाएगा, अगर 2 लेटर रखने हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स के उनके नेम, और नेम के आगे जो काउंटिंग है इसी को बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो एटॉमिक नंबर हैं ये हमको इसी क्रम में याद करने हैं, और इनके ऊपर सिर पे जो रखा जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब कहानी ये आती है कि एटॉमिक नंबर तो हमने रख दिए, इनके एटॉमिक नंबर के क्रम में इनको अरेंज किया गया। ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज की गई। दूसरी बात, अब इनके एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास हम किसको स्टैंडर्ड मानेंगे, तो शुरुआत में तो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको लेके चले, फिर बाद में चेंज किया, और सबसे लास्ट में जाके हम रुके किस पर, C12 पर। तो कार्बन 12 का अगर हम 1/12 हिस्सा निकालें, क्योंकि इसके अंदर 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1/12 करेंगे तो इसको हम बोला गया
एटॉमिक मास यूनिट, या ओनली इसको यूनिट बोल दिया, यूनिफाइड मास बोल दिया गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एटॉमिक मास है। फिर इससे कंपेयर किया गया सारे एलिमेंट्स के मास को, तो कंपेयर किया गया तो ये इसके एग्जैक्ट 1 के बराबर बैठा, ये इसके एग्जैक्ट 4 टाइम था। और लिथियम का देखेंगे तो 6.9 है एक्चुअल में तो, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट करके 7 हम लिख देते हैं। ऐसे ही बोरोन का देखेंगे तो 10.8 है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट करके 11 लिख देते हैं। लेकिन नियोन का देखेंगे 20.2 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 20 लिखते हैं। और कहीं कहीं पर 21 भी आपको मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 20 ही आपको मिलेगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है अगर 5 है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और 5 से कम है तो छोटे वाले में रखते हैं, और 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ाकर कर देते हैं। ये मैथ का थोड़ा सा पोर्शन है इसमें। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो उसको एग्जैक्ट 35.5 ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ऐसे ही जैसे कॉपर है, तो कॉपर का 63.5 है, तो 63.5 ही रखेंगे। तो अगर आपने ये पूरा पोर्शन याद कर लिया 1 से लेकर और 30 तक आपने याद कर लिया, तो ये आपको 9th में भी हेल्प करेगा और ये आपको 10th में भी हेल्प करेगा। और 10th के बाद आप 11th 12th में पढ़ोगे तो बेटा ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सर ने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। और उसके अलावा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाकर आगे चलने वाले हैं, और इसके बाद हम मोल कंसेप्ट वगैरह हम देखने वाले हैं, और उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।